हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस चैंपियन अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास प्रोबेबिलिटी की हमने की थी, उसमें बहुत सारे अधिनियम पढ़े थे। यानी जो हमारा टॉपिक था भारत में संवैधानिक विकास, उसकी एक क्लास हमने कर ली। आज हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, यानी कि दूसरी क्लास करने वाले हैं। उसमें हमने बहुत सारे अधिनियमों के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से अधिनियम कब आए थे और उनकी क्या क्या जरूरतें थी, क्यों लाया गया था। तो आज हम अपनी क्लास को, आगे की जो क्लास है उसे पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट में जो अधिनियम किया था उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हमने जाना था। किसके बारे में? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की मैं बात करूं तो ये 1784 में आया था। ये बात आपको याद रखनी है। ये किसकी सिफारिश पर आया था? एक ब्रिटिश पीएम थे, इनका नाम था विलियम पिट्स। ठीक है, कहां के पीएम थे? ये ब्रिटेन के थे। इनका नाम था विलियम पिट्स। इनकी सिफारिश पर इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि जो बीओसी थी और जो बीओडी थी, बीओसी और बीओडी क्या थी? यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि प्रशासनिक के लोग और व्यापारिक के लोग, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। पहले क्या था, ये एक ही कंपनी दोनों काम कर रही थी, एक ही मेंबर इसका सारा काम कर रहे थे दोनों चीजों का। फिर इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन दोनों को अलग कर दिया गया। बीओसी में कितने सदस्य थे? 6 मेंबर थे। ठीक है, बताओ इसमें कितने थे? बीओडी में कितने मेंबर थे? 24 मेंबर थे। ठीक है, इसमें कितने? 24 बीओडी में। और बीओसी में कितने थे? 6 मेंबर, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट अपना अधिनियम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1786, यानी कि 1786 का अधिनियम। इसके बाद कौन सा अधिनियम आया? 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम क्या था उसके बारे में हम चीजों को जानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, सत्रह सौ छियासी का अधिनियम। सत्रह सौ छियासी का अधिनियम क्या था? बताओ, 1786 का अधिनियम क्या था? 1786 के अधिनियम की बात करें तो यहां पर जो गवर्नर जनरल था उसे कुछ अलग पावर्स दी गई थी। जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। पहले क्या था कि पहले, सबसे पहले तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल होता था। सॉरी, गवर्नर होते थे तीनों प्रेसिडेंसी के। कौन कौन सी तीन प्रेसिडेंसी थी? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तीन प्रेसिडेंसी, तीनों के अलग अलग गवर्नर गवर्नर हुआ करते थे। फिर बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीनों को शामिल एक में कर दिया गया, यानी कि बंगाल में तीनों प्रेसिडेंसी को शामिल कर दिया गया और उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो तीनों जगह की प्रेसिडेंसी को संभालेगा, यानी कि बीओडी और बीओसी दोनों काम गवर्नर जनरल संभालेगा तीनों जगह के। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उससे कुछ विशेष पावर्स दी गई। वो कौन कौन सी पावर्स थी? ठीक है, क्या पावर्स दी गई? यानी कि उसे एक तो 1786 के अधिनियम में उसे ये पावर दी गई कि उसने कोई भी कानून पहले बनाया है, यानी कि संविधान था वो तो काफी दिनों से बनना शुरू हो गया था। मैंने कब बताया आपको? यानी कि 1773 से संविधान का निर्माण होना शुरू हो गया था। 1726 में तो प्रेसिडेंसी बनी, उसी समय से आप समझ लो, यानी कि 1726 से तो जो संविधान बन रहा था, विकास हो रहा था संविधान का, तो कोई भी ऐसा एक कानून बनाया है जो विपत्ति के समय और उसके लायक नहीं है। मतलब जो बेपत्ती में जो कानून है वो लोगों को परेशान कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस नियम को वो रद्द कर सकता था। ये पावर उसे दी गई थी। किसे? गवर्नर जनरल को, यानी कि किसी भी विशेष परिस्थिति में वो नियमों को रद्द कर सकता था या उस परिस्थिति के हिसाब से नियम को बना भी सकता था। ठीक है, यानी कि परिस्थिति के हिसाब से नियमों को रद्द भी कर सकता था। ठीक है, यानी कि संकट के समय। कौन सा कलर लूं मैं?
मिनट यार, कलर में कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। कौन सा कलर लूं मैं? वाइट लेता हूं, ठीक है। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल लिख दिया मैंने, जी जी, चलो मैं हिंदी में पूरा ही लिख देता हूं। कौन? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में, यानी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति है जहां संकट है, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थितियों में नियमों को रद्द कर सकता था। जो नियम उन्होंने पहले बनाए थे और वो उसके अनुकूल नहीं है, तो नियमों को रद्द कर सकता था। ठीक है, रद्द कर सकता था और अपनी तरफ से नियमों को बना भी सकता था उस परिस्थिति के हिसाब से। यानी कोई ऐसी परिस्थिति है जो पुराने नियम है वो उसके अनुकूल नहीं है, तो नए नियमों को, नए नियमों का भी निर्माण कर सकता था। तो गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में नियमों को रद्द कर सकता था। ये पावर उसे कौन से अधिनियम के तहत दी गई? 1786। ये अधिनियम याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल था उसे विशेष परिस्थितियों में नियमों को रद्द करने और नियमों को बनाने की पावर किस अधिनियम के तहत दी गई थी? ठीक है, तो वो कौन सा था? 1786। ठीक है, विशेष परिस्थिति में नियमों को रद्द कर सकता था तथा नए नियमों को बना सकता था, तथा नए नियमों का निर्माण कर सकता था। ये उसे पावर दी गई। ठीक है, यानी विशेष परिस्थिति में जो नियम पुराने थे, नियम कानून बनाए गए थे, उन्हें रद्द कर सकता था और अपनी तरफ से नए नियमों को बना सकता था। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या काम हुए? यानी कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था, इसे मुख्य सेनापति बनाया गया इसके तहत। ठीक है, गवर्नर जनरल में जी लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना है। गवर्नर जनरल को सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाया गया। मुख्य सेनापति मतलब आज के टाइम पर जो सेना है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे ही उस समय जो गवर्नर जनरल था उसे मुख्य सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाया गया इस अधिनियम के तहत। आज के टाइम पर जो तीन हमारी सेना, तीनों सेनाओं का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है तीनों सेनाओं का, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे ही उस समय गवर्नर जनरल सेना का अध्यक्ष यानी हेड बनाया गया। ठीक है, ये सबसे पहले ये दोनों चीजें, यानी कि विशेष परिस्थिति में नियमों को रद्द करना, बनाने का, और मुख्य सेनापति का अधिकार सबसे पहले कौन से गवर्नर जनरल को मिलाया था? नोट करके लिखना है आपको। यानी कि ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसे मिले थे? ये दोनों अधिकार सबसे पहले, ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसे मिले थे? कोई नाम बताएगा? ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे। सबसे पहले किसे मिले थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये नाम आपको याद रखना है। ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले। ठीक है, यानी कि 1786 में जो अधिनियम आया उसमें क्या क्या काम हुए? यानी कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में, यानी कि कोई देश पर या उसकी कोई प्रेसिडेंसी है उस पर संकट है और जो नियम है वो उसके अनुकूल नहीं है, तो उन नियमों को रद्द कर सकता था और अपनी तरफ से नए नियम बना सकता था। ठीक है, और क्या था? यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसे मुख्य सेनापति बनाया गया। किसका? सेनाओं का। जो सेना थी उनका मुख्य सेनापति बनाया गया उसे, यानी कि सेना की पावर दी गई। ये दोनों जो कानून थे, यानी कि ये दोनों जो बनाए गए थे, नए अमेंडमेंट किए गए थे, ये सबसे पहले किससे मिले? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कौन सा गवर्नर जनरल था सबसे पहले इसका यूज जिसे करने को मिला था? उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड
कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस होगा, कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट की बात करें तो ये 4 चार्टर एक्ट आए थे, और ये 4 चार्टर एक्ट थे वो हर 20 साल बाद आए थे, ठीक है। चार्टर एक्ट थे, ये किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं थे, बल्कि इसे ब्रिटिश संसदों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। जो चार्टर एक्ट थे, चार्टर एक्ट को ब्रिटिश संसदों के द्वारा बनाया गया था, ये किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं बने थे। तो जो सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था वो 1793 में आया था, ठीक है। चार्टर एक्ट ये हर 20 साल बाद आए थे, ठीक है। कब आए थे? हर 20 साल बाद। चार्टर एक्ट 1793। अब इसमें क्या क्या काम हुए? इसमें कौन कौन से काम हुए उनको हम जानेंगे। यानी कि ये जो चार्टर एक्ट आया था, दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो चार्टर एक्ट आया था इसमें कौन कौन से काम हुए थे? सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब जो कंपनी व्यापार कर रही थी भारत में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे कर रही थी। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कितने वर्ष का मिला था? 15 साल का मिला था। किसके द्वारा? जो वहां की ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ। कब मिला था? 31 दिसंबर 1600 को मिला था। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया। ऐसे ही बढ़ता हुआ आया, टाइम आ गया कितना? 1793 का। तो 1793 में कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी कि कंपनी के एकाधिकार, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अभी कंपनी क्या हो गया कि अब 20 साल तक कंपनी और व्यापार करेगी, शासन करेगी, ठीक है। यानी कंपनी अभी और 20 साल तक भारत में व्यापार और शासन करेगी। तो कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी का जो एकाधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद की मैं बात करूं तो उसके बाद क्या हुआ? यानी कि इस चार्टर एक्ट में और क्या काम हुए? यानी कि इसमें जो कंपनी के जो बीओसी थे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कौन थे? बीओसी के जो सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य थे, उनके जो वेतन भत्ते थे उन्हें भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। इससे पहले क्या, ये जो वेतन था वो ब्रिटिश के द्वारा मिलता था, ब्रिटिश सरकार इन सबको वेतन देती थी। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जो भारत में बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, उससे जो वेतन होगा वो भारत से ही मिलेगा, हम उसे वेतन नहीं देंगे। वो अपना खुद वहां पर अपने बजट में चीजें देखें, वो अपना वहां पर जो व्यापार कर रहे हैं वहां से अपनी सैलरी दें। हमें जो चाहिए, हमें जो महीने पे या साल में जितना पैसा चाहिए वो हमें लाके दो। हमें नहीं पता तुम सैलरी कहां से लोगे, किसे दोगे, किसे नहीं दोगे, हमें नहीं पता, वहीं से दो अपने, हम यहाँ पर सैलरी नहीं देंगे। तो जो बीओसी का वेतन था वो भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई, ठीक है। क्या बात कही गई? यानी कि बीओसी के सदस्यों को वेतन, ठीक है, बीओसी के सदस्यों बीओसी के सदस्यों बीओसी के सदस्यों को वेतन अब भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। बीओसी के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा।
ठीक है, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ये चार्टर एक्ट है 1793 में, इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया, इसमें ये अमेंडमेंट किया गया कि जो भारत में बीओसी है, भारत में जो प्रशासन के लोग हैं, उनको सैलरी हम नहीं देंगे, उसे भारत के राजस्व से ही अपनी सैलरी को ले, हमें जो अपने साल पर और महीने पर जितनी भी जो हमने बना रखा है कि इतना पैसा हमें चाहिए, वो हमें ला के दो। आप सैलरी कहाँ से ले रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता। तो फिर ये बजट, फिर ये बाहर किस पे पड़ा, भारतीय बजट पे पड़ा। यानी कि भारत का जो बजट था, हम पैसा दे रहे थे, शासन कौन कर रहे थे, ब्रिटिश लोग कर रहे थे, पैसा हम लोग भी दे रहे थे, टैक्स हम भी दे रहे थे, और ब्रिटिश भी अपना व्यापार कर रहे थे, तो उसका एक बजट था भारत का, भारत का जो बजट था। तो ये जो बजट था, तो इस बजट से इन्हें पैसा नहीं मिलता था, ब्रिटिश से मिलता था। लेकिन इस अमेंडमेंट में, यानी इस चार्टर एक्ट में, इन्होंने ये कहा कि पैसा भारत से ही लो आप, हम नहीं देंगे। ठीक है, ये किस में बात कहेगी, चार्टर एक्ट 1793 में। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट, यानी कि जो चार्टर एक्ट थे वो हर 20 साल बाद थे। तो अब कौन सा आएगा, अब आएगा चार्टर एक्ट, कौन सा आएगा, वो हर 20 साल बाद आएंगे, तो फिर कौन सा आएगा, चार्टर एक्ट 1813, यानी कि 1813। 20 साल बाद कितना, 1813 ही हो रहा है ना। ठीक है, इट इज विजिबल, दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चार्टर एक्ट कब आया, 1813 में। 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट था दूसरा वाला, इसमें क्या बात कही, इसमें यह बात कही कि जो कंपनी है वो व्यापार भी कर रही है और प्रशासन भी कर रही है। तो कंपनी के अब जो व्यापार का एक अधिकार है, हम इसे समाप्त कर रहे हैं। अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब कंपनी सिर्फ प्रशासन का काम देखेगी। ठीक है, यानी कि सारी चीजें, जैसे आज प्रधानमंत्री है, आज मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद है, मतलब पूरा प्रशासन है, आईएएस आईपीएस सारे लोग। तो जब सारी चीजें उनके अंडर आ गई, सारा बजट उनके अंडर आ गया, सारा व्यापार उनके अंडर आ गया, सारी जो गतिविधियां पैसे से रिलेटेड वो सारी उनके अंडर आ गई, तो फिर वो व्यापार करके करेंगे क्या, क्योंकि पैसा उनके अंडर से जा रहा है, उनकी तरफ से जा रहा है। तो उन्होंने कहा हम आप व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार अपने कोई इंडिविजुअल लोग करना चाहते हैं, कोई पूंजीपति करना चाहते हैं वो करे, लेकिन कंपनी नहीं करेगी, सरकार व्यापार नहीं करेगी। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा, बट अपना इंडिविजुअल कर लो या कोई भी पूंजीपति है वो कर ले, अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ले। तो क्या हुआ, जो कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार, कंपनी के व्यापार का, कंपनी के व्यापार का एकाधिकार। ठीक है, व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो एकाधिकार बना था कि कंपनी ही शासन करेगी, तो कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, लेकिन कुछ व्यापारों को छोड़ करके कुछ व्यापार बने रहे थे। वो कौन से व्यापार थे, कुछ व्यापार को छोड़ करके, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि जो बीओसी थी, उसने ये कहा कि हम व्यापार के अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं कंपनी के, लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे चाय का व्यापार कंपनी ही करेगी, चाय का जो व्यापार होगा वो कंपनी ही करेगी। अफीम का जो व्यापार होगा, किसका, अफीम का, अफीम का व्यापार होगा वो कंपनी ही करेगी। ठीक है, उसके अलावा भारत के साथ साथ कंपनी थी वो चाइना पर भी व्यापार कर रही थी, यानी कि चीन के साथ व्यापार। ठीक है, यानी कि चाय का, अफीम का और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, किसका, चाय, अफीम एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, व्यापार का एकाधिकार
एकाधिकार बना रहा। यानी कि सारे व्यापार की सरकार, ब्रिटिश सरकार ने क्या है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चाय अफीम का, यानी भारत के साथ में चाय और अफीम का व्यापार बना रहा और चीन के साथ में व्यापार का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, ये बात कौन से चार्टर एक्ट में कही गई? दूसरे वाले में, जो कि 1813 में आया था। ठीक है, यानी कि इन सब के साथ में व्यापार बना रहेगा। और उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जो भारतीय लोग थे उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को भी भारत लाया गया। क्या? इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को भी भारत लाया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को, ठीक है, ईसाई मिशनरी यानी कि ईसाइयों के जो हेड होते हैं ना, जैसे अपने पुजारी वगैरह होते हैं, ईसाई के मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार, अपने धर्म का प्रचार और धर्म परिवर्तन कराने की आज्ञा दी गई। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भारत में ईसाई मिशनरियों को लेके आए थे, क्योंकि यूरोप में क्या है, ज्यादातर लोग हैं वो किस धर्म के? ईसाई धर्म के हैं। तो ईसाइयों को भारत में लाया गया और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया गया। और जो हमारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम ये दो ही कम्युनिटी ज्यादा थी, और भी थी, सिख थे, पंजाबी थे, बहुत से लोग थे। तो वहां पर क्या है, ये बात कही गई कि आप जाओ और भारत में अधिक से अधिक अपने धर्म का प्रचार करो और वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन कराओ। ठीक है, यानी वहां के लोगों का क्या है, धर्म परिवर्तन कराओ, भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाओ। यानी कि भारतीय लोग हैं उनसे कहो कि आप ईसाई धर्म अपनाओ। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, मतलब जो भी प्रयास आपको करना हो, मार काट, लड़ाई झगड़े, सब तरह से आप इन सबको काम को करो। ठीक है, और क्या काम हुए? और इस एक एक्ट के तहत भारतीयों के लिए एक काम किया गया। क्या किया गया? भारतीयों के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट बनाया गया। यानी कि भारतीय लोगों की शिक्षा पर हर साल यानी हर बरस 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उनका एक बजट बनाया गया, उन्हें भी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, क्या काम हुए इस एक्ट के तहत? यानी कि भारतीयों की शिक्षा पर क्या, भारतीयों की शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए, कितने? 1 लाख, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। गॉट इट? ये बात किसमें की गई? चार्टर एक्ट 1813, जो कि दूसरा चार्टर एक्ट था। क्या बात कही गई? यानी कि भारतीय जो लोग हैं, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ये ब्रिटिशों ने अपने उनका जो संविधान बन रहे थे, उसमें ये बात कही थी। ठीक है, उसके बाद हमारा चार्टर एक्ट आता है तीसरा, यानी कि जो कि 1833 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1833 में। कौन सा था? तीसरा चार्टर एक्ट। अब हर 20 साल बाद आते थे, तो तीसरा कौन सा होगा चार्टर एक्ट? पहला था वो कब आया था? 1793 में। दूसरा कब आया था? 1813 में। तो चौथा कब आएगा? 1833 में। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। ठीक है,
ये हमारा तीसरा चार्टर एक्ट, ठीक है, तीसरा चार्टर एक्ट। तीसरा चार्टर एक्ट था, इसमें क्या काम किया गया था, इसमें सबसे पहले फिर आपको याद रखना है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही थी, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी चीजें हमेशा के लिए बसा ली कि भारत मैंने खरीद लिया कि मैं भारत में ही हमेशा शासन करूंगी, तो ऐसा नहीं था, कंपनी को खरीदा नहीं था, ठीक है, कंपनी ने भारत को खरीद नहीं लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यानी कि जो कंपनी का एकाधिकार था, किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही थी, भारत उन्होंने खरीद नहीं लिया था, ठीक है। जैसे अभी अडानी है, अंबानी है, हमारे यहाँ और बहुत सी कंपनियां या बहुत बड़े पूंजीपति हैं, वो किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, हर व्यक्ति को लेना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो हम 50 साल के लिए काम करना चाह रहे हैं, 20 साल के लिए करना चाह रहे हैं, या 30 साल के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। वैसे ही कंपनी ब्रिटिश की जो क्यून थी उससे परमिशन लेकर के भारत में काम कर रहे थे, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे देश के पूंजीपति बाहर ऐसा हो कि अभी दूसरी जगह कहीं कंपनी खोलें, तो कंपनी खोलेंगे तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ना, तो वैसे ही उसने कंपनी ने ब्रिटिश की जो क्यून थी उससे परमिशन ली थी, ठीक है। तो कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी के एकाधिकार, ठीक है, कंपनी के एकाधिकार कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कंपनी अब 20 साल तक भारत में और शासन करेगी। किसके किसके कहने पर ये काम हो रहे थे, ब्रिटिश की जो क्यून थी, ब्रिटिश की क्यून थी, वो इन्हें परमिशन दे रही थी, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी कि आप 20 साल तक और शासन कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी ने इनके ब्रिटिश की क्यून, जो ब्रिटिश क्यून थी, उसने इनके और अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यानी कि 20 साल तक इनके अधिकारों को बढ़ा दिया गया, और इसमें क्या था, कंपनी का जो व्यापार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। कंपनी का जो व्यापार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और क्या क्या काम हुए, और क्या क्या काम हुए थे, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो वो तीनों प्रेसिडेंसी को देखता था, उनके जो कामकाज था वो संभालता था। अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी कि जीजी की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। कहां का, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का बना दिया गया, अब वो भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कोई बताएगा, बंगाल का था वो वारेन हेस्टिंग था। भारत का गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, नोट डाल के लिख लेना, ठीक है, नोट डाल के लिख लेना, भारत का पहला गवर्नर जनरल,
ठीक है, भारत का पहला, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन था? क्या नाम था उसका? विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछा जाता बहुत ज्यादा, विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, विलियम बेंटिक था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसके बाद और क्या क्या काम किए गए? 1833 में और क्या क्या काम किए गए, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी के समय पर एक और काम हुआ था। क्या काम हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन इसी टाइम पे हुआ था ना, इसके टाइम पे, यानी कि ये बात है 1843 की, 1843 की बात है। इसी के टाइम पर सती प्रथा को भी खत्म किया गया था। ठीक है, ये सारे काम किसने किए थे? ब्रिटिशों ने हमारे देश में किए थे, हमारे लिए किए थे, सब कुछ काम हमारे लिए भी किए थे। ठीक है, क्या हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा को खत्म किया गया इसी एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत क्या हुआ? सती प्रथा को खत्म किया गया कि सती प्रथा भारत में, इसे भाई खत्म करो। ठीक है, सती प्रथा को खत्म किया गया। ठीक है, और क्या क्या किया गया? सती प्रथा को खत्म किया गया, और क्या क्या किया गया? और जो हमारी गवर्नर जनरल की परिषद थी, क्या थी? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उस परिषद में जो शुरुआत में जो परिषद बनी थी उसमें कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में इन मेंबर्स की संख्या थी वो 3 कर दी गई थी। शुरुआत में परिषद बनी थी, यानी एक गवर्नर जनरल होगा और उसके लिए 4 अन्य सदस्य होंगे। एक गवर्नर जनरल होगा और उसके साथ काम करने के लिए 4 अन्य सदस्य होंगे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कितने 4 किए गए? उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो उसमें 4 की जगह 3 मेंबर कर दिए गए। ठीक है, अब जो चार्टर एक्ट आया था, तीसरा जो चार्टर एक्ट था वो कब आया था? 1833 में। उसमें यह बात कही गई कि जो परिषद है वो 3 मेंबर की परिषद है, यानी कि गवर्नर जनरल, 3 अन्य मेंबर है। तो उसमें फिर से हम उसे 4 की कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा व्यक्ति होगा वो एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए। जो चौथा व्यक्ति ऐड होगा वो एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए, यानी कि कानून का ज्ञाता होना चाहिए। चौथा व्यक्ति जोड़ा उन्होंने, और ये कहेगी जो व्यक्ति चौथा जुड़ेगा वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्य से 4 सदस्य कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्य, ठीक है, 3 सदस्य से 4 सदस्य बना दिया गया। 4 सदस्य बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य हुआ करते थे, उन 3 सदस्यों की जगह पर 4 कर दिए गए, और जो चौथा होगा वो एक ज्यूरिस्ट होगा। ये भी बात कही गई, क्या कही गई? यहां आप लिख लें, 3 सदस्य 4 सदस्य कर दिए गए, चौथा सदस्य ज्यूरिस्ट होगा, ये बात भी कही गई। चौथा सदस्य जो होगा, चौथा सदस्य कानून का ज्ञाता होगा। ठीक है, क्या होगा? कानून का ज्ञाता होगा। तो जो चौथा व्यक्ति ऐड किया गया था उसका क्या नाम था? यानी कि जो व्यक्ति चौथा ऐड किया गया था, जो ज्यूरिस्ट ऐड किया गया था, उस ज्यूरिस्ट का नाम क्या था? कोई बताएगा ज्यूरिस्ट का नाम क्या था?
जो चौथा व्यक्ति ऐड किया गया था उसका क्या नाम था? कौन था? ज्यूरिस्ट। जो ज्यूरिस्ट शामिल किया गया था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, जो चौथा व्यक्ति ऐड किया गया था उसका क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। वो एक ज्यूरिस्ट था। सबसे पहले परिषद में शामिल होने वाला पहला ज्यूरिस्ट कौन था? लॉर्ड मैकाले था। गॉट इट? और इस परिषद में क्या क्या काम हुए? और इस परिषद की मैं बात करूं तो इसमें विधि आयोग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग बना। विधि आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, विधि आयोग की स्थापना हुई। जो पहला विधि आयोग बना था, जो पहला विधि आयोग बना था ब्रिटिशों के समय में, वो किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले उस समय एक ज्यूरिस्ट था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले क्या था? एक ज्यूरिस्ट था। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1834 में। ठीक है, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना किस वर्ष स्थापना हुई थी? विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1834। 1834 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? यानी कि अध्यक्ष वही बनेगा जो ज्यूरिस्ट होगा। ज्यूरिस्ट कौन था? पहला लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष था, यानी कि ज्यूरिस्ट होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की मैं बात करूं तो कुल सदस्य कितने थे? 14 मेंबर थे। ठीक है, कुल मेंबर की बात करें तो इसमें 14 मेंबर्स थे। ठीक है, कितने थे? 14 सदस्य थे। इसका उद्देश्य क्या था, यानी इसका कार्य क्या था? ये क्यों बनाया गया था? इसके कार्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या था? ये क्यों बनाया गया था? यानी इसका सीधा सा उद्देश्य ये था, सीधा सा कार्य ये था कि हम कानून बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कानून का निर्माण करना। ठीक है, क्या था? कानून का निर्माण करना या कानून बनाना। चलो मैं सीधी लिख देता हूं, कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना यानी कि नियम कानून विधि बनाना। ठीक है, कानून बनाना, इसका सीधा ये कार्य था कि कानून बनाएंगे। पहला विधि आयोग बना था। आज भी विधि आयोग है, आज भी विधि आयोग है भारत में। ये क्या करता है? भारत में जो संविधान होता है उस पर नजर रखता है। कौन सा कानून कब जुड़ रहा है, कौन सा कानून बन रहा है, और कौन सा लोगों के ऑपोजिट है, कौन सा लोगों के पक्ष में है, कौन सा लोगों के खिलाफ है, उन सब चीजों पर भी नजर रखता है। ठीक है, वर्तमान में जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बताओ कि वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये हमारा हो गया भारत शासन अधिनियम, सॉरी भारतीय एक्ट यानी चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, और इसमें क्या क्या काम हुए? कौन थे भारत के, वर्तमान में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है बीपी सिन्हा। कौन है? बीपी सिन्हा। ठीक है, कौन है? बीपी सिन्हा। और क्या क्या काम हुए इसमें? और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था? यानी कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी का अधिकार था, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब व्यापार का कोई भी झंझट नहीं रहा, अब सारा झंझट खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ प्रशासन। ये बात आपको याद रखनी। 1833 का अधिनियम था, यहां से सरकार ने, यहां से कंपनी ने सिर्फ व्यापार किया था। यहां से जो ब्रिटिश हमारे भारत में रहे हैं जब तक, उन्होंने सिर्फ शासन किया है। 1833 से पहले ये व्यापार के पर्पज से आए थे, पैसा कमाने के उद्देश्य से आए थे। पैसा अभी भी कमा रहे थे लेकिन व्यापार के जरिए पैसा कमा रहे थे। तो व्यापार, अब यहां से व्यापार खत्म हो गया। अब यहां से आगे जो काम करेंगे वो सिर्फ प्रशासन का काम करेंगे। ब्रिटिश जो काम करेंगे वो प्रशासन का काम करेंगे। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत
इस एक्ट के तहत क्या काम कर दिया गया, यानी कि जो व्यापार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, इस एक्ट के तहत व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किसका? कंपनी का। कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। गॉट इट? तहत। और इसमें एक और काम किया गया। क्या काम किया गया इस कंपनी में, सॉरी इस एक्ट में कंपनी ने क्या काम किया? इस एक्ट के तहत कंपनी ने क्या काम किया, यानी कि जो सिविल सेवाएं थी उनको खुली भर्ती का प्रयास किया। खुली भर्ती मतलब पहले क्या थी, भर्ती सिफारिश के आधार पर होती थी, योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। यानी कि पहले जो 1833 से पहले का समय था, उस समय जो भर्तियां होती थी वो सिफारिश के आधार पर होती थी, न कि योग्यता के आधार पर। लेकिन अब इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो भर्तियां होंगी वो सिफारिश के आधार पर न होकर के योग्यता के आधार पर होंगी। तो सिविल सर्विसेज थी, उन्हें खुली छूट दी, खुली भर्ती की जाने लगी सिविल सेवकों की। लेकिन क्या था कि इसमें एक चीज रखी गई थी कि जो भारतीय उन्हें भी शामिल करेंगे। बहुत अच्छी बात थी ब्रिटिशों के द्वारा, यानी कि भारतीयों को भी शामिल करेंगे। और इसमें कोई ये नहीं रहेगा कि किस जाति का है, किस धर्म का है, कैसा इसका रंग है, रंग भेद नहीं चलेगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के भी साथ में, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किस जाति का है, किस लिंग का है, किस धर्म का है, और रंग कैसा है। मतलब जो चीजें भेदभाव की होती है वो चीजें इसमें सारी चीजों को हटाया गया था। बट क्या था कि ब्रिटिशों ने ही इसका विरोध कर दिया। मतलब कंपनी लेके आई, ब्रिटिश इसको लेके आए, लेकिन कुछ ब्रिटिश थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया। कुछ ब्रिटिशों ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, तो पहली बार खुली भर्ती का प्रयास किया गया। ठीक है, सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास किया गया। सिविल सर्विसेज में खुली भर्ती का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ब्रिटिशों ने इसका विरोध कर दिया। किया गया, लेकिन कुछ ब्रिटिशों ने ठीक है, लेकिन कुछ ब्रिटिशों ने इसका विरोध कर दिया, इसका विरोध कर दिया। ठीक है, कुछ ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया। सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास किया गया कि भारतीय भी शामिल होंगे, हम भी होंगे, कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन कुछ ब्रिटिश लोग थे उन्हीं में, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। फिर ये क्या था, ये जो अमेंडमेंट लाया गया था ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। ठीक है, सिविल सेवा की बात करने वाला कौन सा चार्टर एक्ट था? तीसरा। कब आया था? 1833 में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट चौथा चार्टर एक्ट कौन सा है? चौथा चार्टर एक्ट है वो कब आया? 1853 में। 4 चार्टर एक्ट आए। ठीक है, कब आए? 4 चार्टर एक्ट आए। कब आए? हर 20 साल बाद। आए। पहला कब आया? 1793 में। उसके 20 बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये चौथा चार्टर एक्ट है। कौन सा है? चौथा चार्टर एक्ट। चौथे चार्टर एक्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या काम हुए थे? चौथे चार्टर एक्ट में क्या क्या काम हुए थे? इस एक्ट के तहत जो बीओडी थी उसमें जो सदस्य थे वो कितने थे? 24 सदस्य थे। तो इसके तहत उनकी संख्या थी वो 18 कर दी गई, यानी कि 24 की जगह पर 18 कर दिए गए। 24 की जगह पर 18 कर दिए गए। ठीक है, और इसके लिए जो नियम कानून थे, ब्रिटिश जो नियम कानून बना रहे थे, ब्रिटिश संसद जो नियम कानून बना रही थी उसको हटा करके भारत में ही एक 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई। विधान परिषद जो आज हमारे कुछ राज्यों में केवल 6 स्टेट्स में ही है, जिसे हम एमएलसी बोलते हैं, विधान परिषद, तो उस समय भारत में बनाई गई थी केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है,
उस समय केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी, उसमें 12 मेंबर थे। तो उसको सारा जो विधायी का काम था, विधायी मतलब नियम कानून बनाने का, यानी कि तीन तरह की हमारे यहाँ जो काम होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अपने कार्य करती है, क्षेत्र में काम करती है, आवाज उठाती है, उन सबके प्रॉब्लम सॉल्व करती है। विधायिका का मतलब नियम कानून बनाती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं, तब वो नियम कानून बनाते हैं, तो उसे हम विधायिका कहते हैं। न्यायपालिका मतलब न्याय देती है। तो क्या हुआ था, यानी कि जो न्यायपालिका थी वो विधायिका थी, तो विधायिका को भारत में बनाया गया, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और उसमें 12 मेंबर्स को रखा गया। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, इसमें क्या क्या काम हुए थे 1833 वाले में, क्या क्या अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये बात कही गई कि जो बीओसी है, बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बीओडी के जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, 24 थे, तो वो घटा करके 18 कर दिए गए थे। बीओडी के कुल, एक मिनट, बीओडी में कुल सदस्य, बीओडी में एक मिनट ठीक है, इस एक्ट के तहत ऐसे लिखो, इस एक्ट के तहत बीओडी में 24 सदस्यों की जगह पर सदस्यों की जगह पर 18 मेंबर्स कर दिए गए, यानी कि 18 सदस्य कर दिए गए, यानी कि सदस्यों को घटा दिया गया। ठीक है, 18 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, यानी कि 24 मेंबर थे बीओडी में कितने मेंबर्स थे, 24 मेंबर्स काम करते थे। अब जो कुल यानी कि 24 मेंबर्स थे उनको घटा करके 18 कर दिया गया। ठीक है, और क्या क्या काम किया गया इसमें, यानी कि विधि निर्माण का काम किया गया, यानी कि जो विधान परिषद होगी वो 12 मेंबर कर दी गई, यानी कि निर्माण हेतु एक 12 सदस्य विधान परिषद बनाई गई। ठीक है, क्या काम किया गया, यानी कि विधि निर्माण हेतु, यानी कि कानून बनाने हेतु। ठीक है, विधि निर्माण हेतु एक 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई। ठीक है, विधान परिषद बनाई गई। विधि निर्माण हेतु एक 12 सदस्यीय 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाएगी। ठीक है, ये किसकी बात है, यानी कि 1853 में चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के तहत ये काम किया गया, दोनों काम किए गए थे। क्या क्या काम किए गए, यानी कि जो बीओडी थी उसमें 24 सदस्य थे, उनमें 18 सदस्य कर दिए गए और विधि निर्माण हेतु 12 सदस्य विधान परिषद बनाई गई। ठीक है, ये हमारे 4 चार्टर एक्ट थे, जो हर 20 साल बाद आए थे। ये किसी भी व्यक्ति के नाम पर नहीं थे, बल्कि इन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। और 4 इसलिए आए क्योंकि यहां तक जो शासन था वो किसका रहा था, कंपनी का शासन रहा था। यहां तक जो शासन रहा था वो कंपनी का शासन रहा था। अब जो आगे शासन होगा वो शासन कौन करेगा, ब्रिटिश की जो क्यून होगी वो यहां से आगे का शासन करेगी और वो अपना यहां पर प्रतिनिधि उतारेगी, जिसे हम वायसराय कहेंगे। कल से हम पढ़ेंगे वायसराय के बारे में।
अभी तक हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल के बारे में। तो ये हमारे 4 चार्टर एक्ट थे। 4 चार्टर एक्ट ही आए थे क्योंकि 1857 की क्रांति ने एक नए मोड़ पर भारत को लाके खड़ा कर दिया था। तो ब्रिटिश थे वो क्या थे, ईस्ट जो हमारी क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद में जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत में अपना जो व्यापार वगैरह था, प्रशासन था, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब ब्रिटिश की क्यून अपना यहाँ पर प्रतिनिधि भेजेगी, प्रतिनिधि उतारेगी, जिसे हम वायसराय कहेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 4 ही आए थे। 4 के बाद में फिर क्या है, क्यून का यहाँ शासन हो गया था। तो जो कंपनी का शासन रहा था वो कब से कब तक रहा था? कंपनी का शासन मैंने बताया आपको, कंपनी का जो शासन था वो कब से कब तक रहा था? वो 1773 से लेकर के 1853 तक रहा था। ये भी पढ़ लिया हमने। 1853 में चार्टर एक्ट आया था, तो 1853 से लेकर 58 तक रहा था। 58 तक लिख लो, ये जो आया था ये 58 तक चला था। उसके बाद में किसका शासन हुआ? रानी का, यानी कि क्यून का। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का। कंपनी का शासन, अब ब्रिटिश सरकार का शासन। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का शासन। ब्रिटिश सरकार का जो शासन रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1858 से शुरू हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद में, और जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब तक ये रहा था। तो अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो 1858 से आगे की चीजें पढ़ेंगे। यहां तक कंपनी का शासन रहा था, ये चीज आपको याद रखनी। 4 चार्टर एक्ट आए थे। आगे चार्टर एक्ट इसलिए नहीं आए क्योंकि जो हमारी जो ब्रिटिश कंपनी थी वो हमारे देश से उखड़ चुकी थी। ठीक है, इसे हटा दिया गया था। 1857 की क्रांति सबसे बड़ा कारण था। कंपनी का शासन खत्म होने का कारण 1857 की क्रांति था। ठीक है, तो आगे की क्लास हम कल करेंगे। अब कल मिलेंगे। थैंक यू।